अरे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा संविधान सभा के गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में हमने जाना कि कैसे कैसे संविधान सभा के गठन की तरफ जो है हम लोग आगे बढ़े। उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद आज हम लोग जानने वाले हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन। अब भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हो रहा है, आइए इसको हम लोग विस्तार से जो है पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको कोई भी बात, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, यदि आप कोई प्रश्न भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में बाकायदा कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट ऐसा करें जिससे कि हम समझ सकें कि आप पूछना क्या चाहते हैं, ये एजेंडा क्या है और ऐसा क्या है। इन प्रश्नों से हमें क्लियर नहीं हो पाता कि आप जानना क्या चाहते हैं या आप समझना क्या चाहते हैं। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि एक छोटा सा छोटा बच्चा भी संविधान के विषय में जानकारी रखे। आप लोग MA करते हैं, इंटर BA में जब रहते हैं तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको इतनी तेज आती है कि आप पूछिए मत। लेकिन जब आप लोगों को इस टॉपिक के विषय में, अपने राजनीतिक जीवन के विषय में, अपने संविधान के विषय में, अपने पॉलिटी के विषय में पूछा जाता है तो आप लोग बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री तरीके से आप उत्तर नहीं दे सकते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस संविधान को बेहतर तरीके से पढ़ें और भारत का हर नागरिक, उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि संविधान को अच्छे तरीके से समझे। हर बच्चा जब जागरूक होगा, संविधान को पढ़ेगा, तब ये समझ में आएगा कि आखिर हमारे देश का संविधान कैसे है, हमारे देश के संविधान में क्या क्या हमको सुविधाएं दी गई हैं, क्या क्या हमारे ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या हमारे राइट्स हैं। तो इसलिए हम संविधान को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन। भारत में संविधान सभा का गठन, जैसा कि आपने देखा था पिछले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कि कैबिनेट मिशन जो आया, कैबिनेट मिशन ने एक प्रारूप तैयार किया। उस प्रारूप के तहत भारत में संविधान का गठन होना था। लेकिन अब जो भारत में संविधान का गठन होने जा रहा है, संविधान सभा का गठन होने जा रहा है, तो क्या क्या बदलाव आए, कैसे कैसे हुआ, आइए हम लोग इसको एक बार देखते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार, कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। लेकिन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित 389 सदस्यों के स्थान पर संविधान सभा के लिए केवल 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। कैबिनेट मिशन ये प्रस्ताव दिया था कि भारत के संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने चाहिए, लेकिन 389 सदस्यों के स्थान पर संविधान सभा में कितने सदस्यों का चुनाव हुआ? संविधान सभा में केवल 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। इसमें से 208 सदस्य कांग्रेस से चुनकर आए, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से चुनकर आए तथा शेष निर्दलीय एवं एक सदस्यीय पार्टी वाले सदस्य व्यक्ति चुनकर आए। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है कि साम्यवादी पार्टी का कोई भी सदस्य संविधान सभा में चुनकर नहीं आ सका। साम्यवादी पार्टी का कोई भी सदस्य संविधान सभा में चुनकर नहीं आ सका। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने का निर्णय लिया था, लेकिन जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई। आप देख रहे हैं कि 1946 यानी कि जुलाई 1946 तक मुस्लिम लीग संविधान सभा के गठन में साथ था। केवल एक वर्ष में ऐसा क्या घटित हो गया कि जो इसने हमारे देश का बंटवारा करा दिया। केवल और केवल एक वर्ष, 1946 तक मुस्लिम लीग साथ में थी। संविधान सभा में शामिल होने का निर्णय लिया था मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में, लेकिन जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई, जिसमें संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेम स्पीकर चुना गया। इन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को विधिवत शपथ दिलाई। इसके बाद संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा के सदस्यों को इन्होंने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने बाकायदा शपथ दिलाई।
तो संविधान सभा का गठन हो गया। अब 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई यानी परमानेंट अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित भी कर दिया गया। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध करने वाले अंग्रेजी सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। शुरुआत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। ये अंग्रेजी सदस्यों के तौर पर इस संविधान सभा के प्रस्ताव का विरोध करते थे। तो वही लिखा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध करने वाले अंग्रेजी सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारंभ में वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाद में उन्हें बंगाल से चुना गया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इस समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप समिति वह समिति थी जो संविधान के एक प्रारूप अर्थात संविधान के ढांचे को तैयार करना था कि आखिर भारत का संविधान कैसा होगा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। प्रारूप तैयार करने में संविधान सभा में जो थे हमारे संविधान का प्रारूप तैयार करने में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वी.एन. राव ने ही संविधान का पहला प्रारूप लिखा था। संविधान का पहला प्रारूप किसने लिखा? वी.एन. राव ने लिखा। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के पटल पर रख दिया। संविधान सभा के पटल पर 21 फरवरी 1948 को रख दी गई, अर्थात प्रारूप बनाकर तैयार कर लिया गया। संविधान निर्माण के कार्य को सरल बनाने के लिए कुछ अन्य समितियों का गठन किया गया। अब केवल एक समिति से तो काम चलने वाला नहीं था, इसीलिए संविधान निर्माण को और सरल बनाने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। संचालन समिति व नियम समिति। संचालन समिति व नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। मौलिक अधिकारों की समिति व राज्यों की समिति और अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल 3 समितियों के अध्यक्ष थे। कौन कौन? मौलिक अधिकारों की समिति, राज्यों की समिति और अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। मौलिक अधिकारों की उप समिति, मौलिक अधिकारों की एक उप समिति भी थी बनी थी। मौलिक अधिकारों की उप समिति तथा झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी बने। झंडा समिति के विषय में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी बने। नीति निर्देशक तत्वों की समिति के अध्यक्ष सर तेज बहादुर सप्रू बने। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन। ये एक छोटा सा लेक्चर है, ये काफ़ी बड़ा होने वाला था, इसलिए हमने इसको 2 भागों में बांट दिया। आज हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे कि संविधान सभा का जो गठन है वो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुनकर आए, कितने सदस्य कांग्रेस से थे, कितने सदस्य मुस्लिम लीग से थे, कितने सदस्य निर्दलीय थे। संविधान सभा का शुरू में डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया, लेकिन जब उन्हें बंगाल से चुनकर संविधान सभा में शामिल कर लिया गया तो उन्होंने अपना विरोधी रवैया छोड़कर भारत के संविधान में एक बेहतर काम किया। और इसके साथ साथ ही संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया,
संविधान सभा की जितनी समितियां थी, प्रारूप समिति, झंडा समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, राज्यों की समिति, संचालन समिति, नियम समिति, सभी सदस्यों के, सभी समितियों के अध्यक्षों के विषय में आज हम लोगों ने पढ़ा। इसके आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, कितने दिनों में हुआ, संविधान के निर्माण में महिलाओं की क्या भूमिका थी। ये सब हम अपने आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।